नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी फॉर ऑल पर। और मैं हूं आपका दोस्त अनुपम मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज़ शुरू की है और सीरीज़ में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। उसी क्रम में जो मैं आज जो आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये टॉपिक, दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली अपियरिंग फॉर क्लास 12th एग्जामिनेशन ऑफ यूपी बोर्ड और अदर स्टेट बोर्ड्स। जो बच्चे इंटरमीडिएट खासकर क्लास 12th में और यूपी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उनके ग्रामर का ये सिलेबस का एक पार्ट है। और साथ साथ जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और खासकर जिन्होंने इंग्लिश सब्जेक्ट को लिया हुआ है, और उसके अलावा जो केंद्रीय विद्यालय यूपीएससी की परीक्षाओं की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पहले है क्या? अब चूंकि ये टॉपिक ऐसा है, ये सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में शामिल नहीं है, फिर भी तो मैं कोशिश करूंगा कि ये जब मैं आपको टॉपिक ये एक्सप्लेन करूं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको एक्सप्लेन करूं, ताकि ये आपको समझ में आए। क्योंकि आपको रटना नहीं है, आपको रटना नहीं है, आपको उसको पढ़ना है, समझना है, उसका मतलब निकालना है और उस सेंटेंस के लिए एक वर्ड ढूंढना है जो उस सेंटेंस को सही तरीके से एक्सप्लेन करता हो। मैं आपको एक हिंदी में एग्जांपल देता हूँ, एक्चुअली है क्या। जैसे मैं पूछता हूँ आपको हिंदी में कि उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे जो भगवान में विश्वास ना रखता हो? आप बोलेंगे नास्तिक। बिल्कुल ठीक बात है। अब इसी बात को अगर इंग्लिश में बोले समवन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसको क्या बोलेंगे? जो भगवान में विश्वास ही नहीं करता, उसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं? तो इसी तरीके से उसको बोलते हैं अथीस्ट, नास्तिक। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में पैदा हुए हों, वो अपने भगवान में, किसी भी भगवान में विश्वास नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, या केवल किसी को मानते हैं, ठीक है, भगवान को एग्जिस्टेंस को नहीं मानते हैं। तो उसी तरीके से एक क्वेश्चन ऐसा ही मैं आपको और पूछता हूँ, उसको क्या बोलेंगे? ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं जो जमीन पर और पानी दोनों में रह सकता है? आप हिंदी में बोलेंगे उभयचर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दिक्कत फिर वहां पर आती है। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये टॉपिक आज लेकर आया हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यानी कि एक सेंटेंस को, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप पढ़कर उसको किस वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, उसको पढ़कर उसका मतलब जो भी निकलता है उसको एक वर्ड से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिखे हुए हैं, जस्ट टू सेव टाइम। चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ साथ आपका कोई कीमती सुझाव है तो सुझाव से हमें ज़रूर अवगत कराएं, जिससे वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट को दोनों को हम बेहतर बना सकें। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। पहला है अ पर्सन हु परस्यूज एन आर्ट फॉर प्लेजर और हॉबी नॉट फॉर मनी। उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे जो किसी भी आर्ट, उसके अंदर कोई टैलेंट है, चाहे वो जैसे सिंगिंग का टैलेंट है, डांसिंग का टैलेंट है, केवल वो अपने शौक के लिए करता है, पैसे कमाने के लिए नहीं है, मतलब वो प्रोफेशनल नहीं है, सिर्फ अपने शौक के लिए वो करता है। चाहे वो फोटोग्राफी हो, डांस हो, मिमिक्री हो, सिंगिंग हो, कुछ भी हो, कोई भी परफॉर्मेंस हो, केवल अपनी खुशी के लिए करता है, पैसे कमाने के मकसद से नहीं करता। तो उसको हम क्या बोलेंगे? अ पर्सन हु परस्यूज एन आर्ट फॉर प्लेजर और हॉबी नॉट फॉर मनी, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अमेच्योर। क्या बोलेंगे? अमेच्योर, MATEUR, अमेच्योर, अमेच्योर। अ पर्सन हु परस्यूज एन आर्ट जस्ट फॉर प्लेजर, कोई भी हॉबी केवल अपनी खुशी के लिए परस्यू करता है, पैसे कमाने के मकसद से नहीं, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? अमेच्योर। दूसरा, इसका एग्जांपल मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में ही दिया था। अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। दो तरीके के लोग हैं, भगवान में विश्वास करते हैं और दूसरे वो जो भगवान में विश्वास नहीं करते। अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, हिंदी में तो आस्तिक बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में उसका वर्ड है थीस्ट, THEIST, थीस्ट। ओके। अब उसी तरीके से अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो व्यक्ति भगवान के अस्तित्व में विश्वास ही नहीं रखता, उसको क्या बोलेंगे? हिंदी में तो आप बता देंगे नास्तिक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अथीस्ट। ए का मतलब नॉट होता है, कई बार किसी वर्ड के आगे ए लगा दो तो वो उसका अर्थ नेगेटिव हो जाता है, तो उसको बोलेंगे अथीस्ट। स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए, ATHEIST, अथीस्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर 4, अ पर्सन हु स्टडीज द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, वो व्यक्ति जो मानव इतिहास के बारे में पढ़ता है, यानी कि मानव का उत्पत्ति कैसे हुई, उसका डेवलपमेंट कैसा हुआ, जो भी प्रोसेस रहे हो, जितना भी लंबा उसका इतिहास रहा हो,
और उसकी हिस्ट्री क्या रही है, यानी कि प्रीवियस टाइम से पुरातन काल की बात करें तब से लेकर अब तक मानव का विकास किस किस तरह से हुआ, क्या क्या चेंजेस आए हैं, उन सबको स्टडी करने वाला कौन, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रो मीन्स ह्यूमन, ठीक है, एंथ्रो मीन्स ह्यूमन, और लॉजिस्ट वर्ड जहां भी किसी वर्ड के अंत में आता है उसका मतलब होता है उस चीज को स्टडी करने वाला। जैसे जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट कौन है? जो एनिमल्स को स्टडी करता है, समवन हु स्टडीज एनिमल्स। अब ये यहाँ पर लिखने वाली बात नहीं है तो आपको पता होगा, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। समवन हु स्टडीज प्लांट्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, तो उसको क्या बोलेंगे? बॉटनिस्ट, ठीक, ओके। तो पर्सन हु स्टडीज द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव विज्ञानी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु स्टडीज एंशिएंट बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, जो पुरानी बिल्डिंग्स है, जो मॉन्यूमेंट्स, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनके बारे में स्टडी करता है, उनका स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करता है, उनका डेवलपमेंट कैसा, उनकी हिस्ट्री के बारे में स्टडी करता है, सब कुछ स्टडी करता है, चाहे उसके वो साइंटिफिक फैक्ट हों, चाहे पॉलिटिकल हो, स्ट्रक्चरल फैक्ट्स हों, या उसके जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई होंगी, ठीक, उन सब के बारे में जो स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं? आपने पढ़ा हुआ कई बार, आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। आर्की का मतलब होता है एंशिएंट, पुराना। आर्की का मतलब ARCHAE, आर्की का मतलब एंशिएंट। ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये ग्रीक वर्ड है। जिस भी वर्ड के पहले आर्की आएगा तो आर्की का मतलब होता है एंशिएंट, यानी कि पुराना। तो समवन हु स्टडीज एंशिएंट बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स इज नोन एज आर्कियोलॉजिस्ट। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टडी ऑफ एंशिएंट बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, पुराने बिल्डिंग और इमारतों की इतिहास की जानकारी को इकट्ठा करना, प्राप्त करना, वो उस विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी। में यहाँ पर लिख देता हूँ, आर्कियोलॉजी। ये जो लॉजी वर्ड है, जिस भी वर्ड के लास्ट में लॉजी होता है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लॉजी एक ग्रीक वर्ड लोगस से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना? लोगस, LOGUS। इसका इंग्लिश में मतलब है स्टडी। इसका इंग्लिश में मतलब है स्टडी। जैसे जूलॉजी, व्हाट इज जूलॉजी? जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, देयर स्ट्रक्चर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं लॉजी। तो पर्सन हु स्टडीज एंशिएंट बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, उसको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और एंड हिस्ट्री ऑफ स्टडी ऑफ एंशिएंट बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। A person who does not obey the law and order of the country, जो व्यक्ति जिस देश में रह रहा है उस देश के ना तो लॉ को मानता है, ना कानून को मानता है, ना उसके जो नियम बनाए गए कानून को उनको मानता है, उनमें विश्वास ही नहीं रखता है, ना वो गवर्नमेंट में विश्वास रखता है, ना वो सरकार में विश्वास रखता है, ना वो उस कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर को मानता है, उसको क्या बोलते हैं? आपने देखा होगा कई बार, जैसे कई बार राइट्स हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, तो उसमें लोग कैसे हो जाते हैं? लोग लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करने के लिए लोगों सड़क पर जो देश का कानून है, उस राष्ट्र का कानून है, स्टेट का कानून, उसको मानने से मना कर देते हैं और अपनी मर्जी से जो कुछ होता है, प्रॉपर्टी को जलाना है, जो भी कुछ है उसको करना शुरू कर देते हैं। खैर पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं जो कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर को मानता ही नहीं है, उसको बोलते हैं एनार्किस्ट। जो किसी कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर को मानता ही नहीं है उसको बोलते हैं एनार्किस्ट। उसी देखिए, अब इसी में से एक नया एक और निकल के आता है। What do you call the state of absence of law and order? अगर किसी देश में या राष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, सब लोग अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, जो उनके मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अनार्की, अराजकता, जिसको हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनार्की। एनार्की नहीं बोलना इसको, अनार्की। जो व्यक्ति किसी कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास नहीं रखता है उसको बोलते हैं अनार्किस्ट। और
किसी कंट्री या किसी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है ही नहीं, वहाँ पर हर व्यक्ति अपनी मर्जी से काम कर रहा है, उसको बोलते हैं, उस स्थिति को क्या बोलते हैं, अनार्की, अराजकता, जिसको हिंदी में बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये तो बहुत आसान सा है। अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस, जो व्यक्ति स्पेस में ट्रेवल करता है उसको क्या बोलते हैं? पढ़ा हुआ आपने, छोटे बच्चे भी जानते हैं, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। क्या बोलते हैं? एस्ट्रो, NOUT, एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री जिसको हिंदी में बोलते हैं। अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉट। आगे बढ़ते हैं। अ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन ओनली, बहुत सारे तो नहीं, कुछ देश, पूरे विश्व में कुछ देश ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक व्यक्ति की सत्ता चलती है, और वो व्यक्ति जो है जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके खुद ही उस देश का किंग, राजा या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन जाता है और वही सत्ता को चलाता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, और ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब है तानाशाही, यानी कि एक व्यक्ति किसी राष्ट्र का हेड बन गया है और वही सरकार को चला रहा है, वही सारे नियम बना रहा है, और वही नियम दूसरों को फॉलो करने पड़ेंगे, वो उनको उसके लिए बाध्य करता है, उनको मजबूर करता है। तो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर शायद कभी डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव नहीं होते, एक ही व्यक्ति सत्ता को संभाले और लंबे समय तक, इराक में जैसे इतिहास रहा है, सद्दाम हुसैन बहुत लंबे समय तक उसके शासक रहे, इराक के शासक रहे, तो वो क्या था? ऑटोक्रेसी, जिसको बोलते हैं तानाशाही। और वो पर्सन जो जबरदस्ती बिना किसी चुनाव के, बिना किसी पब्लिक ओपिनियन के किसी देश का राष्ट्र का अध्यक्ष बन जाए और राष्ट्र की सत्ता को संभाले, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑटोक्रेट, यानी कि तानाशाह। तो ऑटोक्रेसी, अ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन ओनली, एक व्यक्ति सत्ता को चला रहा है, और जो व्यक्ति सत्ता को चला रहा है इस तरीके से, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेट। आई होप आपको ये सब क्लियर, साथ साथ मैं आपको बताता चल रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस भी समझ में आए, और इनको रटना नहीं है, इनको क्या है? रटना नहीं, उनको समझना है। एक बार आप इंग्लिश में पढ़िए, और खासकर जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उसको इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में उसका मतलब समझिए, और वर्ड ढूंढिए कि हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, और उसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि इंग्लिश टू इंग्लिश ही आप इसको समझिए और इंग्लिश के वर्ड ही आप याद कीजिए, जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल हैं वैसे आप कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। जब कोई व्यक्ति अपनी कहानी, अपने जीवन की कहानी खुद ही लिखता है अपनी, जैसे मैं अपने बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ बुक के रूप में, तो मैं अपनी कहानी लाइफ की अब तक की खुद ही लिख रहा हूँ, क्या मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, कहाँ मैंने कैसे क्या अब तक किया है, तो उसको अगर मैं बुक की फॉर्म में लिखता हूँ तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, बायो का मतलब लाइफ, और ग्राफी का मतलब स्टडी या हिस्ट्री। तो इन तीन शब्दों को आप जोड़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। ऑटो का मतलब सेल्फ यानी खुद, बायो का मतलब लाइफ, और ग्राफी का मतलब स्टडी। ऑटोबायोग्राफी, जब कोई अपनी कहानी खुद ही लिखता है। अब सवाल उठता है कि किसी व्यक्ति की कहानी कई बार होता है दूसरे लोग लिखते हैं, दूसरे राइटर से लोग लिखवाते हैं। बहुत से लोग ऐसे जो अपनी कहानी किसी दूसरे राइटर से लिखवा सकते हैं, वो लिख नहीं सकते, लेकिन वो इतने फेमस हैं दुनिया में, तो लोग चाहते हैं, वो भी चाहते हैं उनकी कहानी दुनिया के सामने आए। तो दूसरे लोग, जब दूसरे राइटर, प्रोफेशनल राइटर्स उनकी कहानियों को लिखते हैं तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी। क्या बोलते हैं? बायोग्राफी। बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ हिस्ट्री को खुद लिखा है। बुक्स बहुत फेमस हुई हैं, चाहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, बहुत सारे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं हमारे देश में जिन्होंने अपनी लाइफ हिस्ट्री को लिखा है, प्रेसिडेंट्स रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ हिस्ट्री को लिखा है। तो अगर खुद ने लिखा है तो ऑटोबायोग्राफी, किसी दूसरे प्रोफेशनल राइटर ने उनकी कहानी को लिखा है तो उसको बायोग्राफी कहते हैं। एन एनिमल विच कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, एक एनिमल जो पानी में और जमीन में दोनों जगह पर आसानी से रह सकता है, उस एनिमल को क्या बोलते हैं? हिंदी में तो उभयचर बोलते हैं, पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है बड़े आराम से। हिंदी में तो उभयचर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। एन एनिमल विच कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर
with equal comfort is called amphibian. क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। इनको पढ़िए, याद कीजिए, समझिए। दूसरे पार्ट में मैं अभी आपके लिए कुछ और इसी तरह के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सेंटेंसेस लेकर आऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अ बुक, अ पोएम बाय अननोन राइटर और पोएम और ऑथरशिप। इसका मतलब ये है, कई बार ऐसा होता है कि आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, किसी ने भी कोई भी बुक लिखी है, कोई स्टोरी लिखी है, कोई ऐसा लिखा है या कुछ भी लिखा है, कोई पोएट्री लिखी, कोई पोएम लिखी है, कुछ भी लिखा है, तो जिसने भी लिखा है वही उसका सही मायने में उसका ऑथर है। और वो बुक या वो कोई पोएम अगर कोई पब्लिशिंग हाउस या कोई दूसरा पब्लिशर उसको प्रिंट कर रहा है, छाप रहा है, तो पहली चीज़ तो उसको जो उसका ओरिजिनल ऑथर राइटर है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, ओरिजिनल पोएट से। अगर ये पता नहीं है किसी भी सोर्सेज से कि उस बुक का या उस पोएम का या उस कहानी का ओरिजिनल राइटर एक्चुअल में है कौन, तो कई बार तो ऐसा ये मैंडेटरी है कि अगर आपको नाम नहीं पता है तो उस पोएम के नीचे या उस कहानी में आप खुद का अपना क्रेडिट में नाम नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर यह कॉपीराइट का मामला बन जाता है। जैसे अगर कोई मैं कहानी लिखता हूँ और कोई दूसरा पब्लिशर मेरी स्टोरी को छापता है तो उसे मेरा नाम वहाँ पर लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कानूनी तरीके से ये कानूनी तरीका है। अगर वो नहीं जानता है, उसको पता ही नहीं है, तो उसके नीचे उसको एक वर्ड लिखना होता है जो पढ़ने वालों को ही बताता है कि इस कहानी का राइटर है तो कोई, लेकिन कौन है वो पता नहीं है, और उसका कोई फॉल्स क्रेडिट कोई दूसरा ले नहीं सकता। कई बार आपने छोटे बच्चे आप कहानियाँ पढ़ते होंगे, पोएम पढ़ते होंगे, कई बार आपको कोई पोएम पढ़ी और नीचे देखते हैं कि उसका पोएट का नाम नहीं लिखा है, उसकी जगह एक शब्द लिखा है। उस शब्द का मतलब ये है इस कहानी का राइटर पोएट असल में ज्ञात नहीं है, पता नहीं है, अज्ञात जिसको बोलते हैं, अज्ञात है वो। तो इंग्लिश में वर्ड क्या बनेगा? अगर किसी ने कोई बुक, स्टोरी, पोएम अननोन राइटर ने किसी लिखी है, इसके बारे में हमें पता नहीं है, ज्ञात नहीं है, या पोएट के बारे में या उसके ऑथरशिप का पता नहीं कि इसका एक्चुअल ऑथर है कौन, तो उसके नीचे हमें वर्ड लिखना होता है, उसको बोलते हैं एनोनिमस। एनोनिमस जिसको बोलते हैं अज्ञात। आप ध्यान दीजिएगा, कई बार पोएम आप पढ़ते हैं, पोएम के नीचे अगर राइटर पोएट का नाम नहीं पता तो उसके नीचे एनोनिमस लिखना जरूरी है, ये लीगल टर्म है। सो अ बुक, अ पोएम रिटन बाय अननोन राइटर और पोएट और अननोन ऑथरशिप इज कॉल्ड एनोनिमस, अज्ञात नीचे लिखना पड़ता है। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, प्राकृतिक सुंदरता के बारे में जो स्टडी करता है, उस हिस्ट्री उस स्टडी को क्या कहते हैं? उसको हिंदी में बोलते हैं सौंदर्य शास्त्र। अगर आपने हिंदी का आपको अच्छा ज्ञान है तो आपको पता होगा, जो हिंदी मीडियम के खासकर छात्र हैं उनको पता होगा, तो उसको बोलते हैं सौंदर्य शास्त्र। अब सवाल है कि इंग्लिश में इसके लिए क्या वर्ड है? उसके लिए वर्ड है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स प्लूरल में लिखा जाता है। आप पूछेंगे एस क्यों लगाया? इसमें एस लगता है, इसको एस्थेटिक्स बोलते हैं, सौंदर्य शास्त्र हिंदी में बोलते हैं। द स्टडी ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर, प्राकृतिक सुंदरता के बारे में अध्ययन करने को सौंदर्य शास्त्र बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं एस्थेटिक्स। बीएड में एक सब्जेक्ट भी है, जिन लोगों ने बीएड किया होगा उन लोगों को पता होगा ये एक सब्जेक्ट भी है, इसका पेपर भी आता है बीएड में। नेक्स्ट है मेडिसिन यूज्ड टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। कई बार क्या होता है कि शरीर में जाने अनजाने में किसी व्यक्ति ने पॉइजन खा लिया, या किसी ने जहरीले पॉइजनस स्नेक ने या किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया, तो उसको पॉइजन के इफेक्ट को कम करने के लिए एक मेडिसिन दी जाती है। उस मेडिसिन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंटीडोट। क्या बोलते हैं? एंटीडोट। ANTE, ध्यान रखिए, ANTI नहीं आएगा इसमें, ANTEDOT, एंटीडोट। कई बार आपने नाम सुना होगा। एंटीडोट दिया जाता है, जैसे किसी को पॉइजनस स्नेक ने काट लिया, जहरीले सांप ने काट लिया, तो उसका जो एंटीडोट बनता है वो भी स्नेक के पॉइजन से ही बनाया जाता है। उसका एक साइंटिफिक तरीका उसको बनाने का, खैर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आप इसको यहाँ पर समझ लीजिए कि जहर को इफेक्ट को कम करने के लिए, पॉइजन के इफेक्ट को कम करने के लिए जो मरीज को तुरंत जो मेडिसिन दी जाती है उसकी जान बचाने के लिए, उसको बोलते हैं एंटीडोट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो थोड़ा आसान है, जो अगला आएगा वो थोड़ा सा आसान है। अ डिप्लोमेट हु लिव्स इन अनदर कंट्री फॉर द सेक ऑफ हिज ओन कंट्री, कोई मैसेंजर है, किसी कंट्री के द्वारा दूसरे देश में भेजा गया है और उसको एक ऑफिशियल रेजिडेंस मिला हुआ, रहने के लिए सारी सुविधाएं मिली है, वो रहता तो दूसरे देश में है,
लेकिन काम अपने देश के लिए करता है, उसको क्या बोलते हैं? पुराने समय में आपने सुना होगा, राजा महाराजाओं के समय से ये चला आ रहा है कि बहुत से राज्यों के स्पेशल मैसेंजर्स होते थे जो वहाँ के राजा के द्वारा दूसरे राज्यों में भेजे जाते थे, और जो वहाँ पर रहते थे और वो अपने राज्य का काम काज संभालते थे, उनको क्या बोलते थे? उनको बोलते थे राजदूत। आपने शब्द सुना होगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं एम्बेसडर। क्या बोलते हैं? एम्बेसडर, AMBASSDOR, एम्बेसडर। एम्बेसडर एक कार भी आती थी काफ़ी समय पहले, हालांकि अब उतनी सड़कों पर दिखाई नहीं पड़ती है। एम्बेसडर के नाम से एक कार भी आती थी, और एम्बेसडर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी मजबूत बॉडी वाली कार होती थी। तो कोई डिप्लोमेट सरकार के द्वारा अपॉइंट किया हुआ दूसरे देश में रहता है और उसको सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन काम वो अपने देश के लिए करता है, उसको बोलते हैं एम्बेसडर। आपने एम्बेसी वर्ड सुना होगा। जैसे दिल्ली में बहुत लगभग सारे जितने भी देश हैं, हर देश की एम्बेसी दिल्ली में यहाँ पर स्थित है, जहाँ पर एम्बेसडर रहते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। जब कोई सरकार हाईएस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा चलाई जाती है, जिनको बोलते हैं नौकरशाह, जो सरकार के लिए काम करते हैं, सरकार के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, जब सरकार उनके द्वारा चलाई जाती है तो उस सरकार को बोलते क्या है? हिंदी में इसका शब्द है नौकरशाही। और जो लोग इस सरकार को चलाते हैं उनको बोलते हैं नौकरशाह। तो मैंने आपको दो शब्द बताए, तो नौकरशाही, दूसरा होता है नौकरशाह। इंग्लिश में इसका शब्द क्या है? गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी, BEURO, ब्यूरोक्रेसी, CRACY। एक बार स्पेलिंग चेक कर लेते हैं इसका। BUREAU, ब्यूरो। ब्यूरोक्रेसी। गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। और उन लोगों को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स, यानी कि नौकरशाह। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। अ पर्सन who holds strong beliefs, reason and arguments in his own religion। जो व्यक्ति अपने धर्म में बहुत ज़्यादा गहरी आस्था रखता हो, पूर्ण रूप से विश्वास रखता हो, और उसको अपने धर्म में किसी तरह की कोई कमी नज़र ना आती हो, चाहे उसमें कमी हो अथवा ना हो, लेकिन वो अपने धर्म के प्रति इतना डिवोटेड है कि वो अपने धर्म के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुनता और अपने ही धर्म का प्रचार करता है और बाकी किसी धर्म को मानता नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बिगट। क्या बोलते हैं? BIGO। ये वर्ड आपने पिछले कुछ सालों में कई बार सुना होगा, टीवी चैनल्स पर, डिबेट पर ये वर्ड बहुत बार आता है, बिगट, जिसको बोलते हैं धर्मांधता। यानी कि कोई व्यक्ति अपने धर्म के प्रति इतना अंधा है कि उसको दूसरा के धर्म के बारे में ना तो कुछ सुनाई पड़ता है, ना उसको कुछ समझ में आता है, और अपने धर्म में उसको कोई भी कमी नज़र नहीं आती है। ये पॉलिटिकल डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर सिर्फ हम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको स्टडी कर रहे हैं। अब चूंकि ये एग्जाम में अगर पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए, someone who has strong belief and reason and arguments in the favor of his own religion, अपने ही धर्म के बारे में, इसको बिगट बोलते हैं। और ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बिगटरी। इसके लिए दूसरा वर्ड आता है बिगटरी। ये भी आपने खूब सुना होगा, बिगट एंड बिगटरी। बिगोट नहीं पढ़ेंगे, बिगट पढ़ेंगे, BIGOT, बिगट। 18, 19 एंड 20 ये बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए मैंने इनको एक साथ लिखा हुआ है। आपको समझने में, ये पढ़ा होगा आपने कई बार, बहुत आसान है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। समथिंग दैट हैपेंस वंस इन ए ईयर, कोई चीज साल में एक ही बार होती है। वार्षिक, हिंदी में वर्ष में एक बार, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनुअल। आपने पढ़ा होगा SST में, सोशल साइंस में, बहुत सारी क्रॉप्स, फसल ऐसी होती हैं जो साल में एक बार आती है। बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें साल में सिर्फ एक बार ही फल आते हैं, यानी कि जो घटनाएं हो रही हैं वो साल में सिर्फ एक बार होती हैं। तो साल में वो एक बार फल देते हैं, या साल में उनमें एक बार सब्जियां आती हैं, या जो भी वो चीज़ देते हैं, या कोई भी चीज़ साल में सिर्फ एक ही बार होती है, उसको बोलते हैं वार्षिक, यानी कि एनुअल। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं 2 साल में एक बार होती हैं, उनको क्या बोलेंगे? बहुत सारी चीज़ें
2 साल के समय में एक बार होती है। जैसे बहुत सारी, मैंने क्रॉप्स का एग्जांपल दिया, बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो 2 साल का समय लेती हैं। बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो 2 साल में एक बार होती है। उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं बाई एनुअल। बाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब 3। 3 साल में जो इसको एक बार होगी इसको फिर क्या बोलेंगे? ट्राई एनुअल। अब वो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, समथिंग दैट हैपेंस वंस इन मैनी ईयर, जो चीज़ बहुत साल में एक बार होती है। बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं, फिर मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ, जो बहुत लंबे समय तक जीते हैं। उनका लाइफ साइकिल जो है, लाइफ स्पैन बहुत लंबा है, कई सालों तक चलता है। तो उन पेड़ों को क्या बोलते हैं, या उन घटनाओं को क्या बोलते हैं जो बहुत सालों में कई एक बार ही होती है? उसको बोलते हैं पेरेनियल। क्या बोलते हैं? पेरेनियल। PERRE, पेरेनियल, NIEL, PERRENIEL, पेरेनियल, यानी कि बहुत साल में कोई चीज जो एक बार होती है। नेक्स्ट, showing disrespect for God and sacred religious things, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कंट्रीज, दुनिया में 200 से ऊपर कंट्रीज हैं, छोटे बड़े सभी मिलाकर, और उसमें करीब करीब ऐसा कहा जाता है कि 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं। और बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज में लॉ है कि वहाँ पर आप भगवान की निंदा नहीं कर सकते। जो भी पवित्र वस्तुएं हैं, भगवान से जुड़ी, धर्म से जुड़ी चीज़ें हैं, उनकी आप निंदा नहीं कर सकते, उनकी आलोचना नहीं कर सकते, उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो वहाँ के कानून नियम इतने कठोर हैं कि आपको सज़ा मिल सकती है, और सज़ा वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, या फिर जो कैपिटल पनिशमेंट जिसको बोलते हैं वो भी हो सकता है। बहुत सारे देशों में कानून लागू है, पाकिस्तान में भी ऐसा कानून लागू है कि वहाँ ईश्वर की निंदा नहीं कर सकते। ये तो हुई पॉलिटिकल बात। अब उसको वो कहते क्या है, उसके लिए शब्द कौन सा यूज़ करते हैं? अगर आप भगवान और भगवान से जुड़ी चीज़ें, धार्मिक चीज़ों के प्रति डिसरिस्पेक्ट शो करते हैं, तो उसको बोलते क्या है? उसको बोलते हैं ब्लेस्फेमी। क्या बोलते हैं? ब्लेस्फेमी। यहाँ दिख रहा होगा आपको, ब्लेस्फेमी, जिसको हिंदी में बोलते हैं ईश निंदा। बहुत सारे देशों में ईश निंदा कानून लागू है कि अगर भगवान और भगवान से जुड़ी धार्मिक चीज़ों की आप आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, या उनको मानने से इनकार करते हैं, तो उसके ऊपर बहुत कठोर कानून है, और उनके बहुत ही कठोर नियम है। तो उसको बोलते क्या है? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ईश निंदा कानून के अंतर्गत आपको दंडित किया जा सकता है। तो ये तो रहा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये नेक्स्ट पार्ट। अब इसके अलावा बहुत सारे हैं, उसको 1 by 1 हम कवर करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है मन में, कुछ आपके मन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको समझ में नहीं आते, या आप चाहते हैं उसको कोई एक्सप्लेन करें, तो आप कमेंट सेक्शन में संपर्क कर सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन है, क्वेरी है, उसको भेज सकते हैं। मैं जितने भी मैसेजेस मेरे पास आते हैं, मैं सभी को पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ सभी मैसेज को रिप्लाई करने की। इंडिविजुअल मैसेज को भी मैं रिप्लाई करता हूँ, सभी को रिप्लाई करता हूँ। आपसे उम्मीद सिर्फ यही है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें। कोई कमी है इसमें तो उसके बारे में ज़रूर बताएं, इसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, और कंटेंट इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, क्या सब्जेक्ट, क्या टॉपिक हम इसमें ऐड कर सकते हैं, उसके बारे में ज़रूर बताइए। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।